जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम और आज हम एक लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग एमडी कैट केमिस्ट्री के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड कौन से होते हैं और किस तरह बनते हैं वो बॉन्ड्स। कल हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर 1 में वो था कि एटम जब नॉर्मल गैस की तरह बनना चाहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि NH2 उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि NS2 और NP6 ये होती है। इसको अचीव करना चाहते हैं तो अचीव करने के नतीजे में उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए वो 3 तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। पहला तो ये कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, उसके नतीजे में उनका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इन 3 तरह से हमने कहा था कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, फिर हमने कहा था कि इसके जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर आपका आ गया है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें, ठीक है। हम लेक्चर का शुरू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड लेक्चर थोड़ा लंबा ही होगा क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा, आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और अगर आपको वो कंसेप्ट आते हैं तो आप टाइमलाइन से वो वाला पार्ट देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आयोनिक बॉन्ड ये ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ इससे बनता है। जो भी हमने कहा ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़, तो इन दोनों को नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बनता है। जबकि ये जो दो है कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। आइए इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड बच्चों, आयोनिक बॉन्ड की सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल कहाँ पर पाई जाती है? पीरियोडिक टेबल में। आप लोग जानते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड के अंदर जो है वो हमें मेटल्स मिलती हैं, और वो ग्रुप नंबर 1 2 3 ये वाली मेटल्स की आ जाती है। और जो पीरियोडिक टेबल का ये वाली साइड होती है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल की राइट साइड, यहाँ पर हमें नॉन मेटल्स मिलती हैं ज़्यादातर। और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड पे होती हैं? लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। तो इन दो एलिमेंट्स जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड, उनके दरमियान जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। अभी हमने कहा मेटल कहाँ पे होती है? मेटल होती है लेफ्ट साइड पे, और नॉन मेटल जब पाई जाती हैं राइट साइड पे। इनकी हमने एक एक एग्जांपल ले लिया और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है। हमारे पास है पोटाशियम जो कि ग्रुप नंबर 1 से है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल से, और क्लोरीन जो कि ग्रुप नंबर 7 से है, जो कि राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल से है। पोटाशियम को जब हम देखते हैं तो पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 289। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 19 होता है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब पोटाशियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस से क्या मुराद होता है? हमने देखना है कि पोटाशियम के ही पीरियड में आगे जाकर ग्रुप नंबर 8 में कौन सी नोबल गैस है, तो वो आती है आर्गोन। अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के नियरेस्ट नोबल गैस होगी नियोन, क्योंकि उसके पीरियड में नियोन आती है एंड वाले एंड तक। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ऑक्सीजन इस पीरियड में है, इस पीरियड में आगे जाकर देखेंगे तो वो आएगी नियोन, और अगर आर्गो इसकी देखेंगे पोटाशियम की तो वो आगे जाके आएगी आर्गोन। इस तरह आप देखते हैं नियरेस्ट नोबल गैस। क्योंकि पोटाशियम की नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होती है, तो पोटाशियम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन की तरह बनने के लिए अपना ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और 9 की बजाय इसके इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 8। कितने रह जाते हैं? 8। और ये फिर अपने आर्गोन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ये ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये इसने 8 कैसे किए थे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, और लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। ये आपने याद रखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
17 एटॉमिक नंबर की वजह से 287। और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस भी आर्गोन ही होती है, मतलब इसको भी आर्गोन की तरह ही बनना है, 288 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब इसको आर्गोन की तरह बनने के लिए आखिरी शैल में 8 करने पड़ेंगे, जो कि पहले 7 है। तो इसको आखिरी शैल में 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाती है 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये दोनों एटम पोटाशियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ करने के चक्कर में ऑक्टेट कंप्लीट करके प्लस और नेगेटिव चार्ज लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर। हमने फिज़िक्स में ही पढ़ा है कि ऐसी बॉडीज़ जिनके ऊपर चार्ज हो उनके दरमियान एक फ़ोर्स पाई जाती है जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। अब चूँकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं प्लस और नेगेटिव, तो ये इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की इसमें फोर्स पाई जाती है। मतलब ये कि ये प्लस और नेगेटिव क्लोराइड और पोटाशियम आयन एक दूसरे को खींच के रखेंगे, और ये जब एक दूसरे को खींचेंगे मतलब इनके दरमियान ताल्लुक, मतलब बॉन्ड पैदा हो गया। बॉन्ड कैसे कहते हैं? ताल्लुक को। जब ये पोटाशियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ने एक दूसरे को खींचा तो इनके दरमियान एक बॉन्ड पैदा हो गया। और वो बॉन्ड किस तरह पैदा हुआ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड पैदा होता है उसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब कोई दो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें और गेन कर दें, और उनके नतीजे में उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और वो इनमें बॉन्ड बना देती है। अब बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा कि ये पोटाशियम और क्लोरीन आपस में अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने की वजह से एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है पोटाशियम क्लोराइड। पहले तो ये अलग अलग थे, पोटाशियम एलिमेंट अलग, क्लोरीन अलग। अब इनमें अटैच होने के बाद एक नया कंपाउंड बन गया जिसको हम कहेंगे पोटाशियम क्लोराइड। अब ये किसकी वजह से बना है? कौन से बॉन्ड की वजह से बना है? आयोनिक बॉन्ड की वजह से। आयोनिक बॉन्ड की वजह से बना है। और आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी है। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हम पढ़ेंगे आगे जाके इनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत अहमियत की हामिल है और ये पूछी भी जाती है, और ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 सॉलिड्स के चैप्टर में। आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और इसके अलावा मेटालिक कंपाउंड, ये सब वहाँ पर जाकर आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट MCQ है, दैट इज़ ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग देखें कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड बना है वो किन के दरमियान बना है? एक तो ये पोटाशियम के दरमियान, जो कि कहाँ पर होता है? पीरियोडिक टेबल की ये वाली साइड पे, यहाँ पर होता है। पोटाशियम एक मेटल है तो पीरियोडिक टेबल्स की लेफ़्ट साइड पे मेटल होती है। और दूसरा ये क्लोरीन के दरमियान, जो कि पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स। अब आपको पता है कि जो ये नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पर होते हैं ये वाली साइड पे, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पर होते हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। और जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड बना वो इन दो एटम के दरमियान बना जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो थी। एक ऐसा एटम था और एक ऐसा एटम था जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई थी। तो ये MCQ पूछा जाता है कि आयोनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, तो आपने बताना है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म वो बनता है वो एलिमेंट के एटम के दरमियान जिनमें लो आयनाइजेशन एनर्जी हो, एक एटम की, पहले एटम की लो आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरे की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना A और B एटम के दरमियान, तो A की फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। और B की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? और B की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत अहम MCQ है, बहुत बार पूछा भी गया है कि आयोनिक बॉन्ड A और B के दरमियान बन रहा है तो ये कब बनेगा? जब A की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी
और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। ये आपने याद रखना है बच्चों। अभी हमने देखा था कि पोटाशियम और क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड बना। पोटाशियम चूँकि ग्रुप नंबर 1 से है और क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से है, तो हमने देखा ग्रुप 1A और 7A के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन रहा है इन एलिमेंट्स के दरमियान। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2A और ग्रुप नंबर 6A के दरमियान भी आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2A मेटल है और 6A नॉन मेटल है, तो इनके दरमियान भी बन सकता है। 2A में हमारे पास आता है कैल्शियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2810 और इसमें एटॉमिक नंबर होता है इसका 20। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गोन, मतलब इसको आर्गोन की तरह बनना है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आखिरी 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे ताकि इसके ऊपर 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये नियॉन की तरह का बन जाए। और इसको लूज़ करने के चक्कर में इसके ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। ये हो गया, इसने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया और 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ गया, ऑक्टेट भी इसने कंप्लीट कर लिया और ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन की तरह का भी बन गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल और ये थी मेटल। अब ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन चूंकि इसकी एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 26। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, इसको नियॉन की तरह का बनना है और नियॉन के बनने के लिए इसको 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसके बनने के चक्कर में ये क्या करता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के चक्कर में ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और O2 एक्टिव बन जाता है। और O2 एक्टिव बनने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगी नियॉन की तरह की, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन लेकर। अब हमारे पास 2 आयन्स आगे हैं जिसमें कैल्शियम +2 है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। तो कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये 2 आयन हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। अगर आप देखें तो इसको प्लस चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता ही है प्लस और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और उस अट्रैक्शन की वजह से हम कह देंगे इनके दरमियान एक बॉन्ड पैदा हो जाएगा जो कि आयोनिक बॉन्ड है। बॉन्ड किसे कहते हैं, जो 2 चीज़ों के दरमियान ताल्लुक, तो इनके दरमियान ताल्लुक क्या है कि ये दोनों आपस में खींच रहे हैं, तो इनके दरमियान एक ताल्लुक आ जाएगा और आयोनिक बॉन्ड की वजह से इनका जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड। क्यों होगा आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड की वजह से बन रहा है। ओके चलें, ये हमारे पास एक और एग्जांपल होगी थी ग्रुप नंबर 2 और 6A। एक लास्ट और एग्जांपल करते हैं, ग्रुप नंबर 3A और 6A, इनके दरमियान भी आयनिक बॉन्ड बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखें ग्रुप नंबर 3A से हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है एल्यूमिनियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 283 और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 28, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने आखिरी वाले 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर कर क्या बना देगा, एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है ग्रुप नंबर 6A से, नॉन मेटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके O2 नेगेटिव बना देगा और इसकी 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2 8 में और अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह का ये भी 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख लेगा। अब हमारे पास 2 आयन बन चुके हैं, एक है हमारे पास एल्यूमिनियम +3 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। बच्चों पीछे जो हमने पढ़ा था वो ये था कि कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो गया CaO में। अब ये देखिए, अगर इसका प्लस और नेगेटिव दोनों चार्जेस बैलेंस है, +2 2 नेगेटिव, तो फिर हम कह देंगे कि इनको जोड़ के लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए इनका बैलेंस नहीं है, +2 2 नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर ये रूल लगता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसका +3 की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगी और ऑक्सीजन की 2 की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम 2O3, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिना, और ये भी एक आयोनिक कंपाउंड होगा। इसके आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं स्टोइचियोमेट्री में। मतलब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमने पहली एग्जांपल में ग्रुप नंबर 1A
और 7A का कंपाउंड बनाया आयोनिक। दूसरी एग्जांपल में हमने 2A और 6A का कंपाउंड बनाया। तीसरी एग्जांपल में हमने 3A और 6A का कंपाउंड बनाया। तो इन सारे जिनमें नॉन मेटल्स ये वाले मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3A ये मेटल्स हैं और ये वाली नॉन मेटल्स हैं। तो इनके दरमियान जो है वो आयोनिक कंपाउंड बन सकता है। आप लोग और भी तलाश कीजिएगा। 1 2 और 3 के दरमियान ही बनेगा। 1 2 3 ये मेटल्स ही बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड 6 7 से तकरीबन। तो ये आपने याद रखना है, इनके दरमियान आयोनिक कंपाउंड बन सकता है। अब बहुत ही अहम पॉइंट लास्ट आयोनिक कंपाउंड के हवाले से, लास्ट पॉइंट, और वो बहुत ही अहम है। इसके ऊपर आप अपने नोट्स में स्टार बना के इसको ना हाईलाइट कर लें। बहुत अहम पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जब कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है, जिस तरह के हम ले लें कि Na और Cl, हमें पता है Na पे +1 का चार्ज और Cl पे -1 का चार्ज होता है और इनके दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है प्लस और नेगेटिव में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये कि इनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है और आयोनिक बॉन्ड की वजह से फिर ये NaCl बना देता है, ठीक है। मगर हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आयोनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। मतलब ये कि इनमें सिर्फ और सिर्फ ये अट्रैक्शन Na+ और नेगेटिव की अट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ ये अट्रैक्शन से ये आपस में जुड़े नहीं होते। Na और Cl होता ये है कि इनकी अट्रैक्शन के नतीजे के अट्रैक्शन के साथ साथ, प्लस और नेगेटिव के अट्रैक्शन के साथ साथ इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी थोड़ी बहुत शेयरिंग भी होती है। क्या होती है? थोड़ी बहुत शेयरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ही हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हम आगे जाके अभी पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब ये कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान, उनके अंदर 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। मतलब ये कि उनमें 100% आयोनिक करैक्टर नहीं होता, उनमें 100% आयोनिक करैक्टर नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर भी मौजूद होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है, कुछ में ये आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, कुछ में ये आयोनिक करैक्टर कम होगा। और इसी के ऊपर ही सवाल आता है। आपको वो दो कंपाउंड दे देता है जैसा कि KF और KCl और पूछता है बताएं भी इन दोनों में से आयोनिक करैक्टर ज़्यादा किस में होगा। हमें पता है आयोनिक करैक्टर 100% तो होगा नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा। और हमने अभी यहाँ पर बात भी की है कि आयोनिक करैक्टर डिपेंड करता है किस में ज़्यादा और किस में कम होगा। तो पूछता है किस में ज़्यादा किस में कम होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आप आंसर कर सकते हैं फजान्स रूल से। किससे? फजान्स रूल से। क्या होता है फजान्स रूल्स? किस तरह हम आयोनिक करैक्टर बता सकते हैं किसी का कि किस में कितना आयोनिक करैक्टर पाया जाएगा, किस में कितना कोवलेंट करैक्टर पाया जाएगा। तो उसको हम फजान्स रूल से कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि पूरा का पूरा फजान्स रूल पे होगा 40-50 मिनट का, उसमें डिस्कस करेंगे। और वो क्योंकि यहाँ से MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए मैंने इसका अलग से लेक्चर रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह की एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, सीजियम फ्लोराइड में 92% आयोनिक करैक्टर होता है। मतलब इसमें 92% आयोनिक करैक्टर होगा और बाकी 8% जो है वो कोवलेंट होगा। इससे बाद आपको समझ आ रही है कि फजान्स रूल से अगर आप किसी फजान्स रूल एक्चुअली जो हमें बताता है वो कोवलेंट करैक्टर बताता है, किसी सब्सटेंस में कोवलेंट करैक्टर। जब आपको कोवलेंट करैक्टर पता चल जाएगा तो फिर आपको आयोनिक भी पता चल ही जाएगा। समझ लें कि आपको कोवलेंट करैक्टर पता चल गया कि किसी कंपाउंड में 40% कोवलेंट करैक्टर है, तो आप 100 में से 40 माइनस कर दें तो आपके पास आयोनिक कितना आ जाएगा? फिर 60% आ जाएगा। अगर आपको कोवलेंट करैक्टर पता चल जाए तो आप आयोनिक बता सकते हैं, और आयोनिक पता चल जाए तो आप कोवलेंट बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आयोनिक पता था 92% है, तो बाकी कोवलेंट 8% है। NaCl अगर 72% है आयोनिक तो इसमें बाकी जो है वो कोवलेंट होगा। HF में 43% होता है। इसमें जो MCQ आता है ये वैल्यूज़ का आता है कि मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर किस में होता है। तो आप याद रख लें कि जो सीजियम फ्लोराइड है इसमें मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर पाया जाता है, इससे ज़्यादा आयोनिक करैक्टर किसी में नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड में पाया जाता है। और ये MCQ आता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर
पाया जाता है और वो सीजियम फ्लोराइड है। बच्चों ये जो आपको सवाल आता है ये वाला ये इस तरह नहीं आता कि इसकी वैल्यूज बताएं आयनिक करैक्टर की, कितने % आयनिक करैक्टर होगा। इस तरह आता है कि इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। परसेंटेज नहीं बतानी होती कि कितने % होगा इनमें, बस ये बताना होता है कि इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। वैल्यूज़ नहीं बतानी होती। तो वैल्यूज़ की टेंशन ना लें, वैल्यूज़ आपने सिर्फ ये याद करनी है, 92%, 72% और 43%। स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड में मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है। आयोनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ये बात आपने याद रखनी है, ये आई हुई है एमसीक्यूज में। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल होता है, सॉरी डायरेक्शनल नहीं, नॉन डायरेक्शनल। मतलब क्या होता है इसका वो मैं बताता हूँ। देखिए अभी हमने पढ़ा था पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है K+। अब इसके साथ जो Cl आना ना वो इस तरफ से भी आ सकता है, यह अट्रैक्शन भी हो सकती है। अब K के साथ Cl बैक से भी अटैच हो सकता है, इधर से भी अटैच हो सकता है, तो कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड बॉन्ड की तरफ, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। और आप इसको बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए मैं सिंपल से एग्जांपल आपसे समझाता हूँ कि हाइड्रोजन हमारे पास है, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। अब चूंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि वो अपना क्या करे, डुप्लेट को कंप्लीट करे, तो ये भी अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाह रहा था। उसके लिए इसको इस आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने थे और इसको भी डुप्लेट कंप्लीट करना था और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया। ये शेयरिंग होगी इनकी आपस में यहाँ पर, और शेयरिंग के नतीजे में इनके दरमियान, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। तो हम क्या कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जबकि पीछे वाला हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, वो कैसे बनता था, आयोनिक बॉन्ड बनता था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाती थी। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है कि कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है और एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, उसके नतीजे में इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं और ये चार्जेस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं। वो था इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज करने से। ये कैसे है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की म्यूचुअल से। और दूसरी बात याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बिटवीन 2 नॉन मेटल्स बनता है, 2 नॉन मेटल्स, ये 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। जबकि हमने मेटल आयोनिक बॉन्ड देखा है तो वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बना, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल था और ये भी नॉन मेटल था, हाइड्रोजन भी। दूसरी अगर एग्जांपल आपको दूँ तो वाटर की है। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p4। अब ऑक्सीजन को अपने आखिरी शेल में, ये दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। है इसके पास कितने, 6 है इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन में इसने क्या करना है, 2 को ऐड करना है तो फिर 8 होंगे। तो ये करता क्या है कि ये ऑक्सीजन, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6, 2, 4, 5 और 6। ये क्या करता है कि हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन से इनका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करवा देता है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इसका भी शेयर हो गया। जब शेयरिंग होगी तो फिर ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये ऑक्सीजन के भी हैं और ये हाइड्रोजन के भी हैं। मतलब ये कि ये शेयर होने के बाद ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए और हाइड्रोजन के 2 और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। तो इसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है।
और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसको हम लोन पेयर के तौर पर लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर। इसी को आपने आगे जाकर वेस्पर में पढ़ना है कि ये 2 जो लोन पेयर्स हैं ये क्या काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में अगर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स 2 बुनियाद पर हम करते हैं क्लासिफिकेशन। पहली बेस तो ये होती है कि पोलैरिटी की बेस पे हमने कर दिया। दूसरी बेस होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए गए हैं। जब हम पोलैरिटी की बेस पे कोवलेंट बॉन्ड को डिवाइड करते हैं तो उसकी 2 टाइप्स हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ये कौन से होते हैं, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अगर मेरा लेक्चर लिया हो तो उसमें मैंने बताया था कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाले बॉन्ड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो होना ये कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर तब होगा अगर ये ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस, उसको माइनस करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाए या 0 से लेकर 0.4 तक आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें जो ये बॉन्ड होता है ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर, क्योंकि इनमें जो इस हाइड्रोजन, इस एक एटम और ये दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 आता है। 2.1 हाइड्रोजन की होती है और 2.1 इसकी होती है, डिफरेंस लेंगे तो वो आएगा आपके पास 0। तो जिसके 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए वो नॉन पोलर कैटेगरी में आता है। इसी तरह जो दूसरे बाईवेलेंट एटम है इसको हम क्या कहेंगे, बाईवेलेंट मॉलिक्यूल है, H2। इसी तरह एक और Cl2, F2, N2, O2, ये सब जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन बनाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा। ओके, इसके अलावा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको भी नॉन पोलर ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वो है 2.5 कार्बन की होती है, 2.1 हाइड्रोजन की, वो तकरीबन आता है 0.4। तो इसको भी नॉन पोलर ही कंसिडर किया जाता है। कुछ बुक्स में कुछ केसेस के अंदर इसको हम कह देते हैं कि ये बहुत हल्का फुल्का पोलर है, मगर ये एक्चुअली नॉन पोलर ही कंसिडर किया जाता है। अब हम जो है मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि हमने यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल पढ़े हैं, ये वाले और ये वाले और ये भी समझ लें, ये जो मॉलिक्यूल थे इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड था, इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड था वो नॉन पोलर आपको अभी समझाया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है इनमें। और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल भी, और ये कोवलेंट मॉलिक्यूल भी क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल भी ओवरऑल क्या है, नॉन पोलर है क्योंकि इनमें कोई चार्जेस पैदा नहीं हो रहे पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है मगर वो नॉन पोलर ओवरऑल होते हैं, कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं। इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि ये कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर ही है मगर इनमें कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है, वो भी नॉन पोलर है। मगर कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पोलर होता है मगर वो ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल आ गई हमारे पास CCl4, जिसमें कार्बन सेंटर पे होता है और चारों तरफ कार्बन क्लोरीन लगे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, क्लोरीन की होती है हमारे पास 3.0 के करीब शायद। तो अगर डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आएगा डिफरेंस कितना, 0.5 का। और इससे पता चलता है कि ये एक पोलर बॉन्ड है, ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड है मगर आप आगे जाके पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट में कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह की है कि इनके डाइपोल्स कैंसिल हो जाते हैं, ये वाले डाइपोल्स कैंसिल हो जाते हैं और इनका डाइपोल मूवमेंट आ जाता है 0, म्यू आ जाता है 0। और जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो उसको हम कहते हैं वो नॉन पोलर
मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड तो पोलर पाया जाता है मगर वो ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। जिस तरह के हमारे पास इसी तरह की और एग्जांपल्स हैं, CH4, SI, SiH4 ये हो गया। उसके बाद इसकी और एग्जांपल SiF4। इस तरह के जो सारी एग्जांपल्स हैं वो नॉन पोलर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसी के अलावा अगर आप ये वाली एग्जांपल देख रहे हैं BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसका जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह है कि बेरिलियम सेंटर में और दोनों तरफ क्लोरीन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस लेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ आएगा, मतलब ये कि ये वाला बॉन्ड तो पोलर ही होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मगर जब आप इस पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये जो ज्योमेट्री इस तरह की है लीनियर कि इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाता है। इसमें भी इसकी ज्योमेट्री की वजह से, जो कि टेट्राहेड्रल थी, उसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। ये ज्योमेट्री का फ़र्क पड़ता है। तो ये भी क्या होगा फिर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। बॉन्ड पोलर है मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। ये एमसीक्यूज में आता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो आपने इस तरह के सवालों को जब भी जवाब देना है तो वो कुछ इस तरह से देना है कि हमने जो अभी यहाँ पर एग्जांपल पढ़ी है वो ये वाली है AB4। मतलब इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें AB4 टाइप मॉलिक्यूल हो, मतलब ये कि सेंटर में एक एटम हो जो कि A हो और उसके इर्द गिर्द 4 एटम लगे हों जो कि सेम हो, जैसा कि इसके इर्द गिर्द 4 क्लोरीन लगे हैं और सेम क्लोरीन ही है, कोई दूसरा एटम नहीं है। इसी तरह CH4 सेंटर में कार्बन है और उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन के एटम है, SiH4 ये वाला भी। तो इस तरह के जो एटम आएंगे AB4 टाइप के, जिसके सेंटर में एक एटम होगा और वो सेंटर में एक एटम होगा और इर्द गिर्द 4 सेम एटम होंगे, वो क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे मगर उनमें जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह AB2 टाइप के मॉलिक्यूल जो हमने अभी पढ़े, बेरिलियम क्लोराइड, सेंटर में एक एटम और दोनों तरफ दो एटम हो मगर सेम ही हो, जिस तरह क्लोरीन के हो सकते हैं, HgCl2 का है, CaCl2 का। इनमें लीनियर ज्योमेट्री पाई जाती है और ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होते हैं। और इसके साथ इनकी जो बॉन्ड होता है वो भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आपने याद रखना है। अभी तक हमने पढ़ा कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो पाया जाता है मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। और फिर हमने देखा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं। अब हम चलेंगे आप इसके अंदर एक और ऐड कर लें, AB3 टाइप के मॉलिक्यूल, AB3 टाइप के। अब AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में कौन से आते हैं? जिस तरह के हमारे पास BF3 और इसके अलावा BCl3, ये वाले मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें सेंटर में एक ही एटम है और उसके इर्द गिर्द 3 सेम तरह के एटम हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल में भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं मगर इनका जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमने पोलैरिटी के बेस पे नॉन पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस किया। अब हम पहले हमने नॉन पोलर को डिस्कस किया, अब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान हो। जिस तरह के कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 और 3.5, तो ये तकरीबन 1.4 का आता है। तो मतलब इस 0.4 से 1.7 के दरमियान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो इस तरह के बॉन्ड जिसमें दो पिछले वाले अगर हमने देखा कि वहाँ पर H और H में बॉन्ड था, मतलब सेम तरह के एटम में बॉन्ड था और वो नॉन पोलर, यहाँ पर डिफरेंट तरह के एटम में बॉन्ड आ रहा है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जिस तरह ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है। HF का अगर देखें तो ये 2.1 और 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आएगा, तो ये भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.5 और 3, तो ये 0.5 आएगा जो कि 0.4 से बड़ा है, तो ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो उसके पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, यहाँ पर माइनस का चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, पार्शली प्लस का चार्ज। इसी तरह यहाँ पर जो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 4, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर माइनस का चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन पे भी प्लस का चार्ज और यहाँ पर क्लोरीन पे भी माइनस का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज और कार्बन पे भी प्लस का चार्ज, क्योंकि कार्बन क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड। हमने दो बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड को डिवाइड किया था, एक थी पोलैरिटी और दूसरा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो सकते हैं। तो आप ये छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, जिस तरह के H और H में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो इसमें H और H में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। HF में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो इसमें H और F में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह H और O में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो HO में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, H में एक इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होता है जिसमें यहाँ पर देखें दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड के दरमियान ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दो डबल बॉन्ड बन जाता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें किसी एटम के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नाइट्रोजन, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनके दरमियान पाया जाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर थे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये तीसरी टाइप है बॉन्ड्स की। हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये तीसरी टाइप है उसकी। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या उन दो एटम्स या आयन के दरमियान बनता है जो कि लिविस एसिड बेस हो। लिविस एसिड होना चाहिए और साथ ही लिविस बेस होना चाहिए। मसलन क्या है लिविस एसिड का, आप पढ़ते हैं लिविस एसिड वो होता है जिसके जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और लिविस बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो ये दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो और एक ऐसा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट करता हो। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? जिसके पास खुद ही एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। मतलब ये कि लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लिविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं विद द लोन पेयर के साथ। यहाँ पर एक एग्जांपल है अमोनिया और BF3। अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है लोन पेयर के तौर पर। अब ये जो है अमोनिया इसको बोरोन को डोनेट कर देता है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर देता है। और डोनेट करने के नतीजे में नाइट्रोजन, ये वाले नाइट्रोजन और ये वाले बोरोन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, ये वाला। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे बना? जब अमोनिया के नाइट्रोजन ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर दिया। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिंगल एटम डोनेट करे, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पिछले वाले में हमने देखा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में एक एटम इस हाइड्रोजन का था और एक एटम इस हाइड्रोजन का, उन्होंने आपस में शेयर किया था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही एटम, यहाँ पर तो दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, यहाँ पर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है, दूसरे वाला सिर्फ एक्सेप्ट ही कर रहा है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो उसका हेड, एरो का हेड उस तरफ होना चाहिए जो कि एक्सेप्टर हो। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है तो वो एक्सेप्टर होगा, और NH3 क्या है? डोनर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। मतलब ये कि NH3 क्या होगा? NH3 होगा लिविस बेस, क्योंकि हमने भी यहाँ पर क्या किया, लिविस बेस के पास लोन पेयर होता है, तो ये लिविस बेस के पास लोन पेयर था। और BF3 क्या है? लिविस एसिड। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखें, NH3 के पास लोन पेयर मौजूद होता है, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस तरह BF3 के अगर केस में देखें तो आप पढ़ चुके हैं BF3 ऑक्टेट रूल में कि ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। इसी तरह H के पास भी इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, प्रोटॉन। तो ये क्या करता है, अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको शेयर कर देता है और NH4+ साइन बन जाता है, और इसमें ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इसका हेड देख ले किस तरफ है, जिसको इसने डोनेट किया है। तो मतलब ये क्या है? एक्सेप्टर, और ये है डोनर। और डोनर को हम क्या कहते हैं? लिविस बेस। और एक्सेप्टर को क्या कहते हैं? लिविस एसिड। ओके। इसी तरह आप देखें, अगर वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इन दोनों में से एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो वाटर एक लोन पेयर डोनेट करता है और H+ आयन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारे पास ये वाला आयन बन जाता है हाइड्रोक्सोनियम आयन, जिसके ये बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट किया है। और ये याद रखिएगा, जब ये प्लस का जो चार्ज है वो ब्रैकेट के बाहर आता है, जब ये बन जाती है प्रोडक्ट, इसको हम अडक्ट कहते हैं। जो लिविस एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बनती है उसे हम अडक्ट कहते हैं, लिविस एसिड बेस अडक्ट। बच्चों, अब आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं और भी थोड़े से कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिस तरह के PH4+ है। ये कैसे बनता है? जब PH3 H+ से रिएक्ट करता है, इसके ऊपर P पे प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये इसको डोनेट करके PH4+ बना देता है। इसी तरह HNO3, इसका स्ट्रक्चर आप खुद जाकर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह HClO4, HClO2 और HClO3, इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनको भी जाकर स्ट्रक्चर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आ जाता है आपके पास और कौन से पाए जाते हैं? हाँ, बस यही है। आगे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, वो ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है आपके MD-CAT में भी, और आपके जो अकेडमीज़ के टेस्ट सेशन होते हैं
वहाँ पर भी पूछा गया है। ये NH4Cl में कौन सी बॉन्ड पाया जाता है इसमें? क्या सिर्फ इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, क्या सिर्फ इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और या फिर क्या सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, या फिर तीनों ही पाए जाते हैं, या फिर कोई से दो पाए जाते हैं? तो आपने ये बता रहा होता है इसमें कौन से बॉन्ड पाया जाता है। इस बात को बताने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है। होता क्या है कि अभी आपने पढ़ा कि NH3 जब H+ को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है तो वो NH4+ बन जाता है। इसी तरह आपने पढ़ा अभी, ठीक है, ये देखे ना, ये NH4+, तो ये इसी तरह पढ़ा NH4+ बन गया। फिर आपने इस पूरे के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है, पूरे के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, और साथ क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव का। ओके, और ये प्लस और नेगेटिव कैंसिल होकर यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रल आते हैं, ठीक है। मगर हमें पता है कि ये प्लस और नेगेटिव के दरमियान कौन सी अट्रैक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर? आयोनिक बॉन्ड। मतलब इसमें आयोनिक बॉन्ड तो मौजूद ही है। अगर देखें दूसरा, तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, कोऑर्डिनेट भी मौजूद है। और फिर अगर देखें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। मतलब ये कि NH4+Cl नेगेटिव में तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने इस तरह की ऑप्शन चूज़ करनी है जिसमें ये तीनों चीज़ें लिखी हों, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत बार जो है वो पूछा गया है। इसी तरह कॉपर सल्फेट, इसके साथ 5 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरह का होता है कि कॉपर और साथ 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना कर रखते हैं। आप ट्रांजिशन मेटल में पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं दूसरों से, और ये बहुत ज़्यादा भी बना सकती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक तो इसमें कोऑर्डिनेट हमें नज़र आ गया। अगर फिर आप दूसरा देखें तो ये देखें सल्फ़र ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इस क्या नाम है, इस कॉपर के ऊपर जो है वो +2 का चार्ज होता है। इस +2 को ये दो नेगेटिव बैलेंस कर रहे होते हैं। मतलब ये कि ये फिर कौन सी अट्रैक्शन होगी? ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। इसके अलावा इधर ये भी आयोनिक अट्रैक्शन होती है, मतलब डाइपोल। तो आप देखें तो 3 तरह के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, आयोनिक और कोवलेंट, तीनों तरह के बॉन्ड इसमें भी पाए जा रहे हैं। तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें भी all types of bonds, all types of बॉन्ड ऑब्जर्व्ड, इसमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो इसमें हमने बॉन्ड्स को डिस्कस किया, और फजाज रूल जो कि अहम टॉपिक है वो रह गया हमारा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ दें कि मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर बनाता रहूं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया है। 2 दिन से इसलिए लेक्चर नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब ही है, मगर मैंने फिर भी लेक्चर बनाना मुनासिब समझा।